दुनिया पर भूकंप का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। जो बात लगातार इस वक्त हो रही है, ज़ोरदार भूकंप से अमेरिका दहला है, लेकिन अमेरिका ही नहीं दहला है। यहाँ पर बड़ी बात ये, दहला तो रूस भी है, और रूस के दहलने के पीछे भी बड़ी बात है, क्योंकि रूस का कामचटका द्वीप दहला था। अब ग्राफिक्स के जरिए जो हमने आपको अभी तक बताया है, सब ग्राफिक्स के जरिए भी जानकारी दे देते हैं। दुनिया के बड़े भूकंपों का लेखा जोखा आपके सामने रख लेते हैं। 21 मई 2003 की बात कर लेते हैं। अल्जीरिया में बड़ा भूकंप आया, 2000 लोगों की मौत हो गई और 8000 लोग इसमें घायल हुए। 1 मई 2003, इसके बाद हम 1 मई 2003 का भी एक आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। तुर्की के दक्षिण पूर्वी हिस्से में भूकंप आया, 160 से अधिक लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 83 स्कूल के बच्चे भी शामिल थे जो स्कूल में पढ़ रहे थे। 24 फरवरी 2003 की हम बात कर लेते हैं। अब पश्चिमी चीन में आए भूकंप में 260 लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 21 नवंबर 2002 की बात करते हैं। पाकिस्तान के उत्तरी दियामीर, खैर 31 अक्टूबर 2002 की जानकारी आ रही है, इटली में भूकंप हुआ, 1 क्लास के सभी बच्चे मारे गए। ये जो हम 31 अक्टूबर 2002, 25 मार्च 2002 अफगानिस्तान के भूकंप में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 थी, जो कि अफगानिस्तान में आया था। 21 मई 2003 अल्जीरिया में बड़ा भूकंप आया और इसमें 2000 लोगों की मौत हुई थी। तो अलग अलग जगह की हम अलग अलग जानकारियां आपके सामने एक एक करके रखते जा रहे हैं, जो आपने इन ग्राफिक्स प्लेट के जरिए देखी। लेकिन भूकंप जब भी आता है, एक बड़े हिस्से को हिला देता है। रूस के कामचटका में भूकंपों का भूकंप आ चुका है। 8 तीव्रता से ऊपर का भूकंप अभी 1.5 महीने पहले ही आया, और उसके कुछ दिन बाद 7 तीव्रता से ऊपर का दूसरा भूकंप यहां पर आ गया रूस के कामचटका में। लेकिन ये पूरी बेल्ट जो है, जो रूस के ऊपर अलास्का अमेरिका से लगे हुए वहां द्वीपों, और वहां से नीचे अगर आप आए जापान, इंडोनेशिया, फिर आगे बढ़े तो ये बांग्लादेश तक का इलाका जो आता है, ये सब कुछ आ जाता है। कृष्ण मित्रों हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। मित्रों साहब, जो ये लगातार अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो इसका रीजन, इसकी वजह क्या है? देखिए, भूचाल की मेनली 2 वजहें हो सकती हैं। एक तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स वो होती हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिस पर धरती टिकी है, और ये चट्टानें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और जहाँ पे इनका ब्रेक होता है वो या तो चट्टानें वहाँ पे एक दूसरे से टकराती हैं और या एक दूसरे के नीचे ऊपर जाती हैं। एक तो वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है जहाँ पे कहीं लावा इकट्ठा हो जाता है और उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है आग की वजह से या लावे की वजह से, तो वो ज़मीन फटकर लावा बाहर निकलता है। ये जो अलास्का की हम स्पेसिफिकली बात करें, आज हम अलास्का के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, टेक्टोनिक प्लेट्स अलास्का को कौन सी इफ़ेक्ट करती हैं। ये पैसिफिक प्लेट जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे स्लाइड करती है। अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, जरा तस्वीर पे फोकस करिएगा। जी, मैं ये आप थोड़ा सा पीछे इसको ले जाएं, क्योंकि फोकस आउट हो रहा है थोड़ा। नहीं, नहीं दिख रही है। ठीक, छोड़िए। मैं ये बताऊंगा आपको कि जो पैसिफिक प्लेट है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसमें 2 प्लेट्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। इसके लेफ्ट में यानी वेस्ट में पैसिफिक प्लेट है। ये पैसिफिक प्लेट जो है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जाती है। इट स्लाइड्स बीनीथ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये जो केस हुआ है ये इसी वजह से हुआ है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सॉरी पैसिफिक प्लेट
नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे से घिसकनी शुरू हुई है। अब अलास्का जो है वो एरिया पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। गांव में हर एक गांव में बिखरे हुए हैं गांव दूर दूर, 600 से 1000 तक उनकी पॉपुलेशन है। और ये जो शनिवार को जो भूचाल आया है वहाँ पे, वो 7 रिक्टर स्केल पे आया है, 7.3। यहाँ पे अलास्का में ख़ास बात, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक अर्थक्वेक जोन एरिया है। यहाँ पे बहुत से भूचाल आते हैं और अर्थक्वेक भी अपना वॉल्केनोज भी फटते हैं यहाँ पे। कहानी है कि साल में 2 बार वॉल्केनोज ज़रूर फटते हैं, और भूचाल टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते रहते हैं। सबसे भयंकर जो भूचाल अलास्का में आया था वो 27 मार्च 1964 को 9.2 रिक्टर स्केल का आया था। 9.2, ये बहुत बहुत बड़ा अनइमेजिनेबल अर्थक्वेक होगा। हम तो इसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेन चीज़ ये है कि अब आज के हालात में हम भूचाल को या जो वॉल्केनो जो फटता है उनको रोक नहीं सकते। ये नेचुरल फिनोमिनाज हैं, ये होते रहे हैं और होते रहेंगे। इसमें हमें सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है कि अगर ऐसा हादसा हो, अगर ऐसी कैलामिटी आए तो हमें क्या करना है। उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो सरकारें टाइम टू टाइम उनको प्लान को रिवाइज करती रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है और नए नए प्लान्स बनाती रहती है। उसके अलावा जो हम सिटीजन्स को ये करना चाहिए कि जो ख़ास तौर पे जो भूकंप सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे जैसे जापान में करते हैं, उनकी जो अलमारियाँ हैं कमरों में, वो दीवार से फिक्स्ड हैं। उनको कील से या किसी तरीके से दीवार से फिक्स कर देते हैं, और वो जो चीज़ें रखते हैं अपने शेल्फ्स वगैरह पे, नॉर्मली वो इस तरह से रखते हैं कि अगर भूचाल आए तो वो गिरे ना, अलमारियाँ ना गिरे। लेकिन जो अब जैसे लैंप टंगे होते हैं कमरों में, पंखे टंगे होते हैं कमरे में, वो तो हिलेंगे ही हिलेंगे। कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो अर्थक्वेक सेफ हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। हिंदुस्तान में अगर हम इसका लेसन लें, इससे सबक सीखें, तो हमारे देश में जैसे दिल्ली है, दिल्ली जोन 4 में आ जाती है। वो बहुत ख़तरनाक जोन होता है, काफ़ी ख़तरनाक जोन होता है। गुजरात का एरिया काफ़ी ख़तरनाक जोन में है। यहाँ पे ख़ास तौर पे हमें बहुत ज़्यादा तैयारी रखनी चाहिए, हर किस्म की तैयारी। सरकार को चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, और सिर्फ एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट ना करें, सिटीजन्स को साथ लेके उनसे भी करवाएं। प्रैक्टिस इज, जैसे बेस्ट हेल्प इज एट द एंड ऑफ योर आर्म। सबसे पहली मदद जो आपको मिलेगी किसी इमरजेंसी में, वो आपके ये 2 हाथ ही कर पाएंगे। राइट। सरकार की इंतजार ना करें। ये 2 हाथ आपके कब काम करेंगे? जब आपको मालूम होगा कि आपने क्या करना है। क्या करना है, सही कह रहे हैं सर। जब आप तैयार होंगे कि मुझे ये करना है तो मैं ये चीज तैयार रखूं। अगर मैंने भूचाल बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे, तो मैं एक छोटा सा अपना एक बिस्तरा बांध के रखूं थैले में, जिसमें कुछ पानी हो, कुछ दवाइयाँ हो, कुछ इंपॉर्टेंट कागजों की एटलीस्ट फोटोकॉपीज हो। इस तरह से इमरजेंसी किट आपका तैयार होना चाहिए। जैसे हम आम तौर पे अपने घरों में एक फर्स्ट एड किट रखते हैं, उसमें हम बैंडेड भी रखते हैं, डेटॉल भी रखते हैं, रुई भी रखते हैं, वगैरह वगैरह। उसी तरह से आपके लिए एक छोटा सा इमरजेंसी किट होना चाहिए, जो कि कभी भूचाल आ जाए, आग लग जाए या कुछ और आपदा हो जाए तो आप उसको लेके घर से बाहर निकल सकें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो ऐसी चीज़ें हैं। वो कहते हैं प्लान,
प्रैक्टिस, प्रिपेयर एंड रिपीट एंड लेसन्स लर्न, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस आते हैं अगर हम अलास्का के भूचाल पे, तो मेरा ख्याल है जान माल का नुकसान इसमें ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ धरती हिली है, और 7.9 स्केल की अगर धरती हिली है तो काफ़ी सीरियस भूचाल है। मित्रों साहब, आपने बड़ा डिटेल यहाँ पर सामने रखी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अलास्का के दूसरी तरफ जो हिस्सा है वो फिर उस छोटे से एक पॉकेट का है जहाँ पर सी का एरिया है, उसके दूसरी तरफ रशिया आ जाता है फिर, और रशिया के उसी हिस्से में कामचटका पड़ता है जहाँ पर 8 रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड के अभी 1.5 महीने पहले अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। मैं इस बात को आपके सामने रखते हुए रिंग ऑफ फायर की भी बात करना चाहूंगा। ये पूरा रिंग ऑफ फायर का जो इलाका है बहुत एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या पृथ्वी का मेटल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है? हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि जो बड़े शहर हैं दिल्ली और आसपास, यहाँ मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं करीब 5 करोड़ की आबादी की उम्मीद करता हूं, दिल्ली मिलाकर अगल बगल के शहरों में, तो हम बहुत क्रिटिकल हालत में हैं अगर वहां से तुलना करें तो। आपने 2-3 बातें कही, एक तो रिंग ऑफ फायर और दिल्ली में जो खतरा बना रहता है या बना हुआ है, उससे हम कैसे मैच करेंगे। जो रिंग ऑफ फायर है वो अर्थक्वेक की लाइन, जैसे हमने अभी बताया आपको, ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उसी तरह से रिंग ऑफ फायर भी होते हैं, उनकी भी लाइन चलती है। वो लाइन है मेरे पास, अभी नहीं मैं लेके आया, नहीं तो मैं वो भी नक्शा दिखा सकता था। जहाँ तक के दिल्ली का सवाल है, दिल्ली जोन 4 में, अर्थक्वेक जोन 4 में है, और यहाँ पे अच्छे खासे भूचाल भी आ चुके हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, जमा पला दिल्ली का हूँ। मैंने काफ़ी भूचाल देखे हैं बचपन में से आज तक, और दिल्ली में भूचाल की वजह से, ख़ास तौर पे भूचाल की वजह से इतना जान माल का नुकसान नहीं सुना है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि किसी बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्रैक्स शायद इसलिए आते हैं कि पुरानी बिल्डिंग है, या अगर कोई नवी बिल्डिंग बनी है उसमें क्रैक आ गए, तो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन में कमी रह गई है, जो कि अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग ना बना गई हो। मुझे याद है आज से कोई ऑलमोस्ट 20 साल पहले, 18-20 साल पहले, भारत सरकार ने एक मुहिम शुरू करी थी टू असेस द बिल्डिंग्स, और उसमें ये कहा गया था कि 3 सरकारी बिल्डिंग्स को उनका ऑडिट करके, अर्थक्वेक ऑडिट करके, उनको बिल्डिंग सेफ बनाया जाएगा एज अ सैंपल। वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद वो मिशन, मेरा ख्याल है, इट्स डाइड इज ओन डेथ। अब उसको कोई महत्व नहीं देता। मेरी सिर्फ दिल्ली वासियों से या एनसीआर में सभी कंस्ट्रक्शंस कंपनी या प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स, बिल्डर्स वगैरह से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बिल्डिंग बनाएं उसमें अर्थक्वेक सेफ्टी के पॉइंट्स ज़रूर रखें। जहाँ तक कि आम सिटीज़न का सवाल है, अपना बचाव करने के लिए मेरे हिसाब से अर्थक्वेक में सबसे सेफ जगह होती है आपका स्टेयरकेस। लिफ्ट ना इस्तेमाल करें उसमें, सिर्फ सीढ़ियाँ। जो सीढ़ियाँ हैं वो छोटा सा एक एरिया होता है, कोई 10x10 का या 8x10 का या उस साइज़ का, कई बार और भी छोटा होता है। उसमें अगर आप देखें तो चारों तरफ पिलर्स होते हैं और लेंटर ऊपर पड़ा होता है, पक्की ज़मीन होती है। अगर आपने कोई भी बिल्डिंग देखी हो जो कि अर्थक्वेक से गिर गई हो, उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सबसे सेफ रहता है। सो आपकी घर में सबसे सेफ जगह, स्पेशली मल्टी स्टोरीड में, होती है द स्टेयरकेस ब्लॉक। वहाँ पे शरण लें। अगर वो पॉसिबल ना हो इमीडिएटली, तो आप दरवाजे के नीचे, किसी भी दरवाजे को खोल के उसके नीचे खड़े हो, ताकि एक तो आप दोनों कमरों की छत के बीच में होंगे। अगर वो छतें गिरेंगी तो बाहर को गिरेंगी, वो छत उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन
जो छत के ऊपर जो दरवाजे के ऊपर जो लेंटर है, वो आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी होगी। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, और इस तरह से और बहुत सारे मित्रों साहब, पॉइंट्स। वाकई है आप जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं हमें सॉल्यूशन दिख रहे हैं इसमें। लेकिन मित्रों साहब, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बड़े अर्थक्वेक। अभी पिछले 2 महीनों का ही अगर हिसाब देख लें तो अफगानिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान या उत्तराखंड की बात करें, या आगे बढ़ते हैं तो भूटान की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, फिर थाईलैंड, म्यांमार की बात करें, यहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहे हैं। और चीन में भी अभी 3 दिन पहले कल या परसों में 6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया है। मान लीजिए मेरे पास कोई प्लॉट है और कहीं भी मैं रहता हूं, 61% जो नया मैप बना है उसमें एरिया भारत का बहुत ज़्यादा डेंजरस कहा गया है। मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा घर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बने? क्या उसके लिए मुझे किसी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा? हर कोई नहीं कर सकता, हर एक के पास इतना है नहीं, तो क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोग छोटे कस्बों, शहरों में खुद ही ऐसे बनवा लेते हैं मकान। जी, देखिए, अर्थक्वेक स्पेशलिस्ट आजकल सरकार ने क्या किया है कि जो आर्किटेक्ट्स आते हैं, जो आपको मकान बनाने का नक्शा बना के देते हैं, वो आर्किटेक्ट्स सब के सब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन में ट्रेंड होते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कोई पक्का मकान बना रहा हो, पक्का मकान बना रहा हो, वो एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से अपना नक्शा बनवाए और उसकी सुपरविजन में कंस्ट्रक्शन करें। जहाँ तक कि आपने कहा कि गांव में, कस्बों में मकान बनते हैं, देखिए, ऐसे तो बहुत कुछ होता है, सब जगह होता है, लेकिन सबसे मेरी यही गुजारिश होगी, सब देशवासियों से, ऑल ओवर, सिर्फ दिल्ली में नहीं, सब जगह यही रिक्वेस्ट होगी कि आजकल के जो आर्किटेक्ट्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, और उनको जानकारी दी जाती है उनके उनकी पढ़ाई के दौरान, उनकी डिग्री के दौरान, और वो अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स बना सकते हैं। जी। वाकई ये कर सकते हैं। अब वो चीज जिसकी आपने शुरुआत की थी, ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स इतना क्यों हो रहा है? रिंग ऑफ फायर में माना जाता है वोल्केनोज हैं, वहां पर ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट अलास्का का एरिया भी इसी रिंग ऑफ फायर से जुड़े हुए इलाके का ही मान सकते हैं हम। इधर भारत के पास हिमालयन एरिया में क्या इंडियन प्लेट्स में भी मूवमेंट बहुत ज्यादा है? होती है जी, होती है, बिल्कुल होती है। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। देखिए, जहां तक के धरती का सवाल है, ये एक बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी है, और जो आपस में इन टेक्टोनिक प्लेट्स से जुड़ी हुई है। जब, जैसे मैंने पहले कहा कि टेक्टोनिक प्लेट्स बड़ी बड़ी चट्टानें हैं,